अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। आज का ये जो मौजू है, ऑब्वियसली मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये बात आपके और मेरे दरमियान हो रही होगी। ये थोड़ा सा मुनफरद मौजू। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली यू नो मी डॉक्टर नुमान नियाज़, और 2012 से अब तक मैं मुंसलिक हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के साथ। क्रिकेट के साथ ज़िंदगी गुजर गई। मैंने बहुत काम किया जी ब्रॉडकास्टिंग में, और चाहे वो ESPN है, 10 स्पोर्ट्स है, स्टार इंडिया है, वो ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल, वर्ल्ड टेलीविज़न न्यूजीलैंड, गनेरा टेलीविज़न, हर जगह जो है मैंने इंटरनेशनल कमेंट्री हो या टॉक रेडियो, टॉक स्पोर्ट्स के लिए भी किया, या होस्टिंग की, प्रोग्राम्स होस्ट किए, बेतहाशा बरह रास्त प्रोग्राम्स किए, लाइव टेलीकास्ट की। आज का प्रोग्राम शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और मुश्किल इस हवाले से कि बहुत सारी चामगोइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे लोगों को अनसर्टनिटी रही मेरी सेहत के हवाले से। तो एक कनेक्टिविटी आज इस्टेब्लिश करते हैं जी। बिल्कुल जहन में नहीं था। ऑब्वियसली आई हैव बीन स्ट्रगलिंग 2017 के बाद से, थोड़ी दिक्कत हो रही है सेहत के हवाले से। सो आपने देखा होगा ऑन एंड ऑफ मैं स्क्रीन पे होता हूँ, गायब हो जाता हूँ। कभी आपको इतना मोटा नज़र आएगा, लोग परेशान होते हैं। वो सारी फ्लूइड अटेंशंस होती हैं, वो अद्वियात के जो मूजी असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उनकी वजह से। सो आवाज़ में कई दफ़ा मुश्किल होती है, कभी वज़न कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, चेहरा पतला हो जाता है, फूल जाता है। सो इस हवाले से आज बात करेंगे, और क्रिकेट का क्या रोल रहा मेरी ज़िंदगी में, और इवन मेरी बीमारी में क्रिकेट का साथ कैसे रहा, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में जी मैं मौजूद था, और पहला एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान वो हो नहीं पाया, बारिश की नज़र हुआ। तो वहाँ पे रमीज़ हसन राजा, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान। सो रमीज़ भाई का ये है जी कि हमारी जितनी भी क्रिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हों, या चाहे क्रिकेट पे हमारे नज़रियात के फ़र्क नज़र आता हो, लेकिन बियॉन्ड क्रिकेट वो एक इंतहाई नफीस इंसान, और एक ऐसे इंसान जो कि काफ़ी दूर तक सोचते हैं, निगाह काफ़ी दूर तक है, इन डेप्थ बात करते हैं। सो कैजुअली वसीम अकरम से मुलाकात हुई, ऑब्वियसली हमने काम बहुत इकट्ठे किया। सो रमीज़ राजा का मेरा जो साथ है वो एज़ बहुत ही एक छोटा 5वीं जमात का तालिब इल्म, 4थी जमात का तालिब इल्म, जब रमीज़ राजा अंडर 19 लाहौर से खेलने आए, और सियालकोट में उनके मैचेस थे। एक वास रॉचर साहब होते थे, उनके यहाँ इन्होंने क़याम किया, तो वहाँ से मेरी मुलाकात शुरू हुई। और फिर रमीज़ राजा एचएसएन कॉलेज से इनका ताल्लुक है। जब व्हेन आई वेंट टू एचएसएन, तो ऑब्वियसली मैं देखता होता था 1978 क्रिकेट कलर्स, और एक फैसिनेट करते थे। फिर ये पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान रहे, पाकिस्तान से खेले और बहुत खूब खेले। वाइट बॉल क्रिकेट में इनका काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्री एमिनेंस पीरियड में इनका काफ़ी काम रहा, इनकी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो रमीज़ भाई ने मुझे कहा, मेरी सेहत कैसी है, ठीक ठाक, जो कैजुअल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और बातों में वो एकदम कहते हैं कि यार मेरा तो गला भी ख़राब हो जाए तो मैं उजड़ जाता हूँ, ऊपर से नीचे तक समझ नहीं आती, हिल जाता हूँ। तो ये तुम लोग कैसे सस्टेन करते हो इतनी सीरियस ड्रग्स की इनटेक, और ये जो बीमारी के साथ, और फिर इतनी अनसर्टेनिटी। तो वो पॉइंट था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि आपसे इस हवाले से बात ज़रूर करेंगे। जनरली जी आप मुझे एज ए ब्रॉडकास्टर, क्रिकेट होस्ट जानते हैं, बट ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो अ क्वालिफाइड फिजिशियन। तो मैंने ये बहुत सारे रुख देखे हैं ज़िंदगी में अब तक, और एक जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इस एतबार से है वो ये है कि मेरी क्रिकेट कनेक्टिविटी रही कि मैं एक ऑटोग्राफ हंटर, जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, मैदानों में जाना, वहाँ पे खड़े होना। हमारा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वहाशत थी कि फ़र्स्ट क्लास प्लेयर्स की तस्वीर लेके जाते थे, चाहे वो कदाफ़ी स्टेडियम है, या गुजरांवाला है, या लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ पे भी मौका मिले। पिंडी क्लब ग्राउंड होती थी जब हम बड़े हो रहे थे, तो वहाँ पे जाके ऑटोग्राफ्स लेते थे। हम थोड़े लकी थे कि इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आती थी और सुपर स्टार्स आते थे। सो उस दौरान ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट कलेक्शन का शौक़ हुआ, और ऑब्वियसली नाउ इट्स ऑन रिकॉर्ड कि आई एम द लार्जेस्ट कलेक्टर ऑफ क्रिकेट मेमोरेबिलिया इन द वर्ल्ड। पर्सनल कलेक्शन जो है मेरी शायद सबसे बड़ी है। और इसकी भी एक बात यह है कि मैंने सिर्फ क्रिकेट को एज ए खेल फॉलो नहीं किया, मैं क्रिकेट में रहा और आज भी रहता हूँ। मेरे घर में सिर्फ आपको क्रिकेट ही की तसनीफ़ात और इस तरह का मेमोरेबिलिया नज़र आएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी क्या है? ठीक है कि एज डॉक्टर जब हम MBBS कर रहे थे, हमें पता लगा मिटोजेनेसिस क्या होता है, कैंसर क्या होता है, नए खलिए या ज़्यादा खलिए या कम खलिए बन जाना,
پھر اس کے بعد بون میرو جو ہے ہمارے حرام مغز میں کیا مسائل ہوتے ہیں, بون میرو میں کیا مسئلے ہوتے ہیں, خون کے کینسرز ہوتے ہیں, ہر آرگن میں کینسر ہو سکتا ہے اور ایک جان لیوا موذی مرض ہے کینسر. سو وہ تو ایک پرسیپشن تھی میری. پھر اس کے بعد میں پڑھتا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کرکٹر آتا تھا گل حمید بھٹی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اور ریاض احمد منصوری وہ میگزین نکالتے تھے, کراچی سے ہی نکلتا تھا. سو دا کرکٹر میں نے پڑھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے محمود ارشد جو ہیں ان کو خون کا کینسر ہوا تھا اور ہی ڈائیڈ. اسی طرح پاکستان کے ایک ٹیسٹ پلیئر تھے مفسر الحق جو ایک ٹیسٹ میچ کھیلے, 38 سال میں ان کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. انہیں بھی لیوکیمیا بلڈ کینسر کی شکایت رہی. دین ایم ای زیڈ غزالی پاکستان کے لیے کھیلے جی, 1954 میں انگلینڈ کے دورے میں بھی پاکستان کے ساتھ تھے. محمد اسلم کھوکھر, دے آلسو سکمڈ ٹو میلیگننسیز, کینسر سے ان کے انتقال ہوئے. حنیف محمد ایک بہت بڑا نام پاکستان کرکٹ کا, ان کا بھی ہیپیٹو سیلولر کارسینوما یعنی ایک جگر کے سرطان میں وہ لاحق ہوئے, اور انہوں نے بھی کافی فائٹ کیا, بیٹل کیا, دا مین ایمبیٹلڈ, اور بالآخر ان کو بھی شکست ہوئی اس میدان میں. ویسے وہ ہمیشہ ونر تھے, ہی واز آلویز اے ونر ایوری ویئر. سو برکت اللہ ایک نیشنل بینک کے فاسٹ بولر تھے, انہیں آسٹیو سارکوما ہو گیا اینڈ ان کا انتقال بھی کینسر کی وجہ سے ہوا. بٹ میری جو رسائی ہوئی اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائی آئی بیکیم ایمپیتھک واز کہ ہمارے دوست ہوتے تھے ملتان سے. میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا انہوں نے پاکستان سے دورہ کیا, ون آف دا فائنسٹ بیٹسمین, اور وائٹ بال کرکٹ کے تو تہلکہ اندیز بیٹسمین ہوتے, بٹ انفارچونیٹلی سیاست کی نظر ہوا ان کا کریئر. عامر بشیر, اور ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پہ عامر سٹرگل کر رہے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے, اور پھر باسط علی, راشد لطیف, معین خان, یہ سارے اکٹھے ہوئے جنہوں نے یونائٹڈ بینک ان کے ساتھ کھیلا ہوا تھا, اور انہوں نے ہیلپ کی انٹل ہی بریتھ ہز لاسٹ. ان کا بھی انتقال ہوا, ہی سفرڈ کینسر. پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دم آپ کے ذہن میں ابھی آصف علی کی نومولود جو ہے بچی, اس کا انتقال ہوا. اگین شی از کم ٹو بلڈ ڈس آرڈر. تو اگر آپ ورلڈ کرکٹ میں ہم چلیں تھوڑا سا, تو آبویسلی آئی ہیو بین این آٹوگراف ہنٹر, آئی ہیو بین اے کلیکٹر, اور آج تک میں کرتا ہوں. تو جو ایک آئیکن مجھے کرکٹ کے نظر آتے تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کرکٹ کی ڈائنامکس کو چینج کیا, غرب الہند یعنی کہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹ جہاں پہ نسل پرستی عروج پہ تھی اور وائٹ کیپٹن ہوتا تھا, وہاں پہ انہوں نے جو پیراڈائم شفٹ لے کے آئے. سی ایل آر جیمز ایک مارکسسٹ تھے, ان کی کتاب بھی آئی بیانڈ دا باؤنڈری, جو کہ ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ 7 books ایور ریٹن آن کرکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. سو سر فرینک وارل, اینڈ ون آف دا 3 Ws, یہ سر کلائڈ ویلکاٹ, سر ایورٹن ویکس اور سر فرینک وارل, یہ 3 Ws کے نام سے مشہور تھے, اور سر گیری سوبرز کی ایرا سے پہلے ڈومینیٹ کیا انہوں نے ویسٹ انڈیز اور ورلڈ کرکٹ کو. سو 1960 کا جو ٹور تھا ویسٹ انڈیز کا ٹو آسٹریلیا, وہاں پہ یہ ایوالو ہوئے, اور فرسٹ بلیک آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں, اسے جارج ہیڈلی نے کیپٹن کیا تھا ویسٹ انڈیز کو, پر ڈیفالٹ کیا تھا ان انگلینڈ ان 1933. لیکن فرسٹ ریگولر بلیک کیپٹن جو بنے ویسٹ انڈیز کے وہ سر فرینک وارل, ایک تھورو جنٹلمین اور ایمبیسڈر, ون آف دا فائنسٹ بیٹسمین ویسٹ انڈیز ایور پروڈیوسڈ. ان کی ڈیتھ ہوئی 1969, اور لیکیمیا ان کو ہوا. دین اگر آپ بڑے نام کرکٹ کے دیکھیں جن کی کینسر کی وجہ سے ہم بات ہوئی, ان میں ایک جو سٹرٹلنگ ایک وہ انسیڈنس آپ کہہ سکتے ہیں, نیچر جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے کہ بیسٹ انگلش نیو بال بولنگ پارٹنرشپ جو تھی, جو بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں دا ہسٹری آف انگلش کرکٹ. بہت بڑے بڑے بولرز انگلینڈ نے پروڈیوس کیے, لیکن برائن اسٹیتھم اور فریڈی ٹرومن کو لنگ کینسر ہوا, ان کی ڈیتھ ہوئی, اور لیوکیمیا ہوا برائن اسٹیتھم کو, اور دونوں اینڈ سے شیئر کرتے تھے نیو بال. سو یہ ایک آپ کو عجیب سی ریولیشن نظر آئے گی. اگر ہم چلیں اور ٹاپ کرکٹرز کو دیکھیں جنہوں نے سفر کیا اس النس کو, اس موذی مرض کو, اس میں میلکم مارشل ایک بہت بڑا نام, جن کو کولوریکٹل کارسینوما ہوا, 41 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. سو دین یو کم اکراس ون آف دا ماسٹرلی بیٹسمین, پرابیبلی جتنے بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں یا سپر سٹارز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس صدی کا ٹیکنیکلی موسٹ کریکٹ بیٹسمین جو تھا, اور جو کرکٹ کو سمجھتا تھا, اور ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کرکٹ براڈ کاسٹر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کرکٹ کی انسائٹ تھی وہ مارٹن کرو میں تھی, رسل کرو کے کزن جیف کرو کے بھائی. نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق تھا, اینڈ ہی کیپٹن نیوزی لینڈ وتھ پرائڈ, اور 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی یہ کپتان تھے. ان کو
नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा हुआ और लिम्फोमा की वजह से उनका इंतकाल हुआ। शोरे अफाक के राइट आर्म लेग ब्रेक गूगली बॉलर और ऑलराउंडर, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जिनको आप कह सकते हैं क्रिकेटर्स और एक कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की बुनियाद रखी, जो स्क्रीन पे आए, वो थे जी रिची बेनो। और रिची बेनो को ऑब्वियसली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ, कैंसर हुआ स्किन का, जो बाद में फैल गया और उनका भी इंतकाल हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट, टोनी ग्रे, जिन्होंने एज कप्तानी तो की साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था, बट कैप्टन इंग्लैंड एंड वन ऑफ द अगेन वही कहेंगे आपके रोल मॉडल और एक एम्बेसडर और एक इम्पैक्ट वाले इंसान 6 फुट 6 इंच के टोनी ग्रे, ही ऑल्सो सकम्ड टू लंग कैंसर। सो उनका भी इंतकाल हुआ। क्लाइव राइस साउथ अफ्रीका के आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर थे, नॉटिंघमशायर से बहुत सारी क्रिकेट खेले और प्री अपार्थाइड ईरा यानी कि उसमें भी इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, एंड ही वाज वन ऑफ दोज क्लाइव राइस जिनको आप कह सकते हैं कि टॉप ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। रिचर्ड हेडली, इयन बोथम, इमरान खान, इनके मुकाबले में कपिल देव आते थे। क्लाइव राइस ऑल्सो डाइड ऑफ ट्यूमर। सो ये वो टॉप प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के। फिर आप आएँ ग्रैम पॉलक जो हैं, वो शॉन पॉलक के अंकल, वन ऑफ द मोस्ट डिलेक्टेबल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट इनकी सेंचुरी को एपिक कहा जाता है। 1970-71 में इन्होंने की थी फॉर वर्ल्ड 11 अगेंस्ट इंग्लैंड। सो ग्रैम पॉलक को भी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की शिकायत हुई एंड ही स्ट्राइव्ड एंड सर्वाइव्ड, और काफ़ी उन्होंने हिम्मत जो है वो दिखाई। अगेन बुद्धि कुंद्रन, भारत से इनका ताल्लुक। अंपायर स्वरूप कृष्ण जो हैं वो भी, उन्होंने भी कैंसर सफ़र किया। पर जब आप अगेन कंटेम्प्रेरी टॉप प्लेयर्स में आते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी। एक तो साइमन ओडोनल जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, वो रिलायंस कप भी खेले 1987 का, वन ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। उनको भी लिम्फोमा हुआ और उन्होंने उसको ओवरकम किया और बाद में क्रिकेट खेली। सो साइमन ओडोनल के बाद मैथ्यू वेड, जो आजकल कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में भी 200 करके गए हैं एशेज़ में, मैथ्यू वेड जो हैं, इनका भी टेस्टिकुलर कार्सिनोमा था और इन्होंने सर्वाइव किया और फिर वापस क्रिकेट में आए। साउथ अफ्रीका के डेविड कैलाहन, इनका भी टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, अगेन सर्वाइव किया और क्रिकेट में वापस आए। सो ये तो अभी एक और सेट है, मुझे यकीन है कि आप वो सोच रहे होंगे मैं अभी तक उस तरफ क्यों नहीं आ रहा। वो भी एक फ्रीकिश इंसिडेंट है, उस पर भी यकीनन बात हम ज़रूर करेंगे। रॉय फ्रेडरिक्स एक बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज थे, बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले, वेस्ट इंडीज़ के। ही ऑल्सो सफर्ड थ्रोट कैंसर। जी जॉन एमरी, ऑफ ब्रेक बॉलर, इंग्लैंड का से इनका ताल्लुक, इनको भी कैंसर की, थ्रोट कैंसर की शिकायत हुई। माइक डेनिस, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी क्रिकेट खेले, ही ऑल्सो हैड कैंसर। सो क्रिकेट में अगर आप देखें तो शायद वो कहते हैं ना कि व्हेन द डिजीज़ कम्स इट ओवरऑल्स यू। ये आइकॉनिक आपके जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, फिर जेफरी बॉयकॉट का नाम सर फहरिस्त आता है, उनको भी कैंसर हुआ एंड ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड एंड सर्वाइव। सो कुछ वो हैं जिनका इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से, और कुछ वो हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया और सर्वाइव किया। सो सबसे बड़ा जो आप कहते हैं ना कि जिस इसमें क्रिकेट के हवाले से जब मैलिग्नेंट डिजीज़ का तज़करा आता है, ऑब्वियसली पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा प्लेयर्स को शिकायत होती है। न्यूजीलैंड के केन वर्ड्सवर्थ थे जो कि उनको भी शिकायत हुई कैंसर की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और स्टैंड अप किया इस बीमारी के सामने। वो खड़े हो गए एंड ही वाज नॉट रेडी टू डाई। सो जो ग्रेटेस्ट आपको एक इम्पैक्ट दिखाऊं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर इयन टेरेंस बोथम, इनको जो नाइटहुड मिला वो इनकी क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स पे मिला, लेकिन यकीन जानिए कि उनको क्रिकेट में नाइटहुड नहीं मिला। उन्हें मिला था जो उन्होंने ल्यूकीमिया रिसर्च के लिए लैंड्स एंड तक जो है वो वॉक की थी, और उन्होंने बहुत काम किया कैंसर विक्टिम्स के लिए, और उस पर उनको ह्यूमैन बेसिस पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे, टू सर्व द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज़ द फाइनेंस ऑफ वर्च्यू, उनको नाइटहुड दिया गया। फिर हमने रुथ स्ट्राउस का देखा कि एंड्रू स्ट्राउस जो कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे इंग्लैंड के और चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत आउटस्टैंडिंग वो काम कर रहे थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए। फॉर्मर कैप्टन, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, ख़ुद भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो उन्होंने फिर रुथ स्ट्राउस फाउंडेशन बनाई, और जो टेस्ट मैच हाल ही में हुआ आयरलैंड का और इंग्लिस्तान के दरमियान लॉर्ड्स
तो वहाँ पे वो रेड कैप्स पहन के और एक कलर और थीम दी गई टू शो सॉलिडारिटी विद द कैंसर विक्टिम्स एंड टू रेज चैरिटी कि हम कुछ कैंसर के लिए काम हो सके। इस तरह ग्लेन मैग्रा की अहलिया का इंतकाल कैंसर से हुआ था एंड वी सॉ कि ग्लेन मैग्रा फाउंडेशन हमने साउथ अफ्रीका में देखा पिंक रिबन के साथ, और पिंक किट्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने भी एक रोज़ा बैन अवी मैच खेले। जब हम सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं तो शेखर सिन्हा हिंदुस्तान के से इनका ताल्लुक, अरुण लाल ओपनर होते थे, सुनील गवास्कर के पार्टनर, उनको सिस्टिक कार्सिनोमा हुआ। बुद्धि कुंद्रन एक अच्छे खिलाड़ी रहे इंडिया के, उनको इश्यूज़ हुए, लेकिन जो प्रोमिनेंस मिली और जो एक आपको और मेरे लिए जो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का मेरी इस टाइम पे जिस वक्त आके मुझे डायग्नोज हुआ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा स्टेज 4 और कोर 3S म्यूटेंट था, काफ़ी सीरियस एडवांस्ड डिजीज़ थी, तो उस वक्त जो मुझे हिम्मत बंदी वो थे जी यू वी कैन, एक फाउंडेशन भी बनी, और युवराज सिंह एक सुपरस्टार आइकॉनिक मॉडर्न डे क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया, उनको जर्म सेल ट्यूमर हुआ और जिस तरह फिर उन्होंने अपने आप को उसमें से निकाला, हिज बैटल बिकेम आइकॉनिक, और फिर वो वापस आए और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। जो फ्रीकिश मैंने बात की थी वो ये है कि युवराज सिंह के वालिद ने भी एक टेस्ट खेला भारत की जानिब से और 6 एक रोज़ा बैन अवी मैचों में नुमाइंदगी की। युवराज के तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 2011 की आईसीसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। स्टुअर्ट ब्रॉड को 2007 के आईसीसी वर्ल्ड T20 में 6 छक्के एक ही ओवर में लगा दिए। सो युवराज सिंह के वालिद योगराज सिंह, उनको भी थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ। सो फादर एंड सन, दे हैड सफर्ड कैंसर, दे हैड स्टूड अप अगेंस्ट द डिजीज़, और उन्होंने अपना सर्वाइव किया, और जो उनका सर्वाइवल है वो एक अगेन इम्पैक्ट छोड़ता है। सो हमने अभी हम आपस में जो बात कर रहे हैं, मकसद मेरा ये है कि आपके ख़ानदान में भी, आपके घर में भी ऐसे अफराद होंगे जिस वक्त एक कैंसर का वर्ड आता है तो वो आपको रैटल करके रख देता है, आपकी दुनिया ऐसे लगता है कि अंधेरी हो गई है, एंड यू जस्ट, आपको एक चक्कर आते हैं एंड आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या हो रहा है। इस बातचीत को जी कंटिन्यू करेंगे, और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट के मेरी क्या सिचुएशन थी और आपकी कनेक्टिविटी क्या है और आप कैसे स्ट्रगल करते हैं जब ऐसा कोई डायग्नोसिस हो जाए। आपकी माइंडसेट, आपकी परसेप्शन, आपकी सोच का अंदाज़ बदल जाता है, इवन आपकी इमोशंस जो हैं उसमें बहुत तब्दीली आया होती है। ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। आज ऑब्वियसली एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और मैं खैर कुछ पढ़ रहा था कपल ऑफ ईयर्स अगो, या साल पहले की बात होगी, तो माइकल क्लार्क को भी इशू हुआ था जी स्किन के कैंसर का, एंड ऑब्वियसली ही ओवरकेम। उनकी क्रिकेटिंग करियर में भी वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अस्टाउंडिंग प्लेयर्स जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया की, 329 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उनके 2015 के। उनके पहले इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे। आजकल ही इज़ बैक अगेन कमेंटेटिंग। सो ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली जो स्किन कैंसर है वो इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है स्पोर्ट्समैन को, और उसका रीज़न ये है कि वाइट लाइट डायरेक्ट पियर्स करती है जी जिल्द में, और मेलानोमास वहाँ पे बहुत बनते हैं, उसको सेल कार्सिनोमा। सो क्योंकि इनका एक्सपोजर होता है तो इस वजह से उस सनलाइट की वजह जो है अल्ट्रावायलेट रेज और उनके इश्यूज़ जो हैं वो पेनिट्रेशन डीप है। अभी हाल ही में ऑब्वियसली मेरे कॉलीग भी रहे, हमने काम किया इकट्ठे, स्टूडियो शोज़ किए। इयन चैपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स, आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी
जिन्होंने मॉडर्नाइज़ किया, जो आप कह सकते हैं मॉडर्न कैप्टनसी जो लेके आए 1974-75 में, और जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस और साउंड ऑफ लेदर ऑन फ्लैश एंड बोन्स का कॉन्सेप्ट लाए, रूथलेसनेस और फास्ट बॉलिंग के जिन्होंने, बल्कि आपको एक और चीज़ क्लियर करूं कि वो इयन चैपल का इंजीनियस आइडिया था कि उन्होंने यूज़ करना था जेफरी थॉमसन और डेनिस लिली को अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप 1974-75-76 में, और वो सीरीज़ जो है 6 टेस्ट मैच की बड़ी रूथलेसली जीता ऑस्ट्रेलिया। वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था वेस्ट इंडीज़ को और क्लाइव लॉयड को। उससे पहले अगर आप देखें तो आपको कीथ बॉयस, बर्नार्ड जूलियन और श्लिंगफर्ड जैसे फास्ट मीडियम बॉलर, सोवर्स भी कभी चाइनामैन स्लो लेफ्ट आर्म करते थे, फास्ट मीडियम करते थे, लांस गिब्स first spinner to take 300 wickets, like Freddie Truman was the first ever test match cricketer to take 300 wickets test matches में। So वहाँ से concept जो है वो क्लाइव लॉयड ने पिक किया, और फिर हमने माइकल होल्डिंग, एंडरसन रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, वीन डैनियल, जोएल गार्नर और मैल्कम डेंजल मार्शल को देखा, और वो जो एक फास्ट बॉलिंग हेरिटेज बनी वेस्ट इंडीज़ की, बट वो कॉन्सेप्ट इयन चैपल का था। सो इयन चैपल इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्क्वेमस सेल, उनके जल्द का सरतान हुआ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मेरी उनसे बात हुई, और ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। अब ज़रा मेरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं कि ये 2017 में जून चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही थी, जो हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स हैड डिसाइडेड कि हम लोग जो है वो बेस्ट टीम बनाएंगे। उर्दू में भी प्री मैच और पोस्ट मैच करेंगे, और इंग्लिश में भी करेंगे। जो उर्दू के मेरी टीम थी उसमें राशिद लतीफ़, मोहम्मद वसीम और सकलान मुश्ताक थे, बट जो हमारे इंग्लिश का पैनल था उसमें इयन चैपल, सर विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उन्होंने आना था। एंड ऑब्वियसली मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से एंड इन्वेस्टमेंट, सो वी हैड टू वर्क। जब मेरा डायग्नोसिस हुआ और पता लगा कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर और ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हुआ है जी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे बनाया है, और पाकिस्तान टेलीविज़न ही की वजह से आई बिकेम नोन टू यू। आप लोग मुझे जानते भी इस वजह से हैं। बाद में ठीक है कि बहुत सारे और ब्रॉडकास्टर्स के लिए काम किया, लेकिन जिसको कहते हैं ना आपका रियल अल्मा मेटर मेरा वो पाकिस्तान टेलीविज़न, और जो फिर सपोर्ट आई। अब ये बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो इसमें से गुजरे होंगे, गुजर रहे होंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसी बीमारी किसी को हो, लेकिन जिस वक्त ये डायग्नोसिस होता है तो आप बिल्कुल रटल हो जाते हैं। मुझे याद है कि मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और उस वक्त वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे, अहमद नवाज सुखेरा, उन्होंने कहा यार फॉरगेट अबाउट बिजनेस और ये सारे, अब तुम अपनी सेहत देखो, वी वांट यू टू लिव। तो वो एक जो चीज़ होती है, तकवीत मिलती है आपको, जो एक कह सकते हैं आपकी सपोर्ट मिलती है, वो बहुत ज़रूरी होती है जब आप पे ऐसा अलमिया, एक ऐसे अलमिया से आप गुजर रहे हों। सो वहाँ पे इयन चैपल मुझे क्यों याद आते हैं, क्योंकि बाय द टाइम अभी मेरे इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट हो रहे थे, पाकिस्तान में हो रहे थे, रिपोर्ट्स हम बाहर भी भिजवा रहे थे। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि ट्रीटमेंट क्या होगा, कीमोथेरेपी होगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा या। सो मैं बिल्कुल रैटल्ड और बिल्कुल शैकल्ड था, क्योंकि आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आप, हम सब परवान चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और आप आगे देख रहे होते हैं कि आपने अपने करियर की पीक लेनी होती है। सो एकेडमिकली अगर आप देखें, सो मैंने MBBS किया, फिर मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फेलोशिप रॉयल कॉलेज लंदन, फेलोशिप रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस आयरलैंड, फेलोशिप रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ग्लासगो, सो फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबरा, फिर PhD की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका एकेडमिक करियर मेरा बिल्कुल पीक हुआ था। ब्रॉडकास्टिंग में अगेन वन सक्सेस आफ्टर अनदर सक्सेस, हमारा आउटस्टैंडिंग जो है स्पोर्ट्स चैनल, आई वाज हेडिंग इट एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन। सो एक करियर पीक कर रहा था ब्रॉडकास्टिंग में भी, और प्रोमिनेंस भी थी, और एक इतना बड़ा इवेंट आ रहा था। सो जनरल लाइफ में भी आप सेटल हो रहे होते हैं इस एज में, तो एट द पीक ऑफ द करियर जिस वक्त आपको सामने अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाए तो देन यू लूज़ इट। सो उसमें 3 कैरेक्टर्स, बल्कि 4 कैरेक्टर्स का मैं जिक्र करूँगा। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, फ्रॉम विद इन द पाकिस्तान टेलीविज़न हो, या मेरी अपनी फैमिली हो, अपना ख़ानदान हो, द वे दे स्टूड अप विद मी, दोस्त अहबाब, मेरे क्लास बैचेस, ग्रुप बना दिया गया जी एक बैच का, कि वो सारे हम इकट्ठे हो गए। बट जो बहुत एक मेजर रोल और एक इम्पैक्ट रहा, वो एक सर विवियन रिचर्ड्स, क्योंकि वो आ चुके थे
उन्होंने मुझे दुबई से ही एक मैसेज भेज दिया था, उन्होंने कहा यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर गोइंग टू लिव एंड यू आर गोइंग टू वर्क विद अस। लेकिन जो उनकी ऑफ कैमरा एम्पैथी थी और जिस तरह वो शेयर करते थे उस पेन को और जिस तरह वो मुझे इनकरेज करते रहे, तो सर विवियन रिचर्ड्स ना सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बट एक बहुत ही बड़ा आइकॉन, बहुत बड़े इंसान। इयन चैपल की थोड़ी पर्सनालिटी फ़र्क, विव रिचर्ड शो नहीं करते थे कि वो कितने कंसर्न्ड थे, लेकिन इयन चैपल जो है वो अपना एक्सप्रेशन देते थे और वो हाथ पकड़ के और वो ना तकवीत देने के लिए और वो एक एनर्जी देने के लिए, और वो कहते थे वी हैव टू बैटल इट आउट। सो आप सोचेंगे आप लोग तो ऑन स्क्रीन कुछ और देख रहे थे कि एनालिसिस हो रहा है वर्ल्ड कप का, चैम्पियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद कैसे असेंडेंसी भी गया और इवेंचुअली चैम्पियन बने, प्रेडिक्शंस हो रही हैं। लेकिन ऑफ कैमरा जो मुझे सपोर्ट मिल रही थी वो ऐसे अफराद थे मेरे साथ जिनमें इयन चैपल, मुझे क्या पता था कि इयन चैपल को फिर मुझे इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ लाइक व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और ऊपर मतलब ऑब्वियसली ये ऐसा इंसान के साथ होता है। देन ब्रायन लारा, आपका एक उनका एक बड़ा आपको इमेज और होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, द ओनली वन हैविंग स्कोर्ड अ टेस्ट मैच ट्रिपल सेंचुरी, क्वाड्रुपल 100, फर्स्ट क्लास में उन्होंने 500 किया हुआ है और एक बहुत बड़ा नाम, 34 उनकी टेस्ट मैच सेंचुरीज हैं, जनरेशन का एक वो ग्रेटेस्ट प्लेयर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ब्रायन लारा। लेकिन ब्रायन लारा लगता है ऐसे कि कैजुअल हैं और स्टार इमेज है, स्टारी इमेज है। लारा की दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जी। वन कि एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, वो मेरे क्लिनिक भी आए, मेरे घर भी आए, बैठ के कॉन्फिडेंस दिया, एनर्जी दी, बड़े वो इमोशनली रैटल्ड थे, सो मच सो कि उन्होंने कहा कि यार आगे बहुत सारा मसाइल हो जाते हैं, सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, आई विल ऑलवेज बी योर ब्रदर। तो इतना कह देना बहुत था। इवेंचुअली व्हेन आई लैंडेड अप, मैं जब इंग्लिस्तान पहुंचा अपने इलाज के लिए, तो वहाँ पे द ग्रेटर सरप्राइज फॉर मी वाज कि ब्रायन लारा ट्रैवल ऑल द वे, अपना वो आए ट्रिनिडाड एंड टबागो से, एंड ही लैंडेड इन लंदन। हम मिले और अगेन वही कि वो सपोर्ट के लिए खड़े थे। देन जी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे बहुत सारे क्रिकेटर्स दोस्त रहे, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी रहा और बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हमारे रहे। बट राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, 48 साल ही हैड स्टेड इन कराची, कराची से बिलोंग करते हैं और मेरे बहुत इनके साथ गहरा आप कह सकते हैं दोस्ताना रहा और बहुत पहले से है, 1990 या 1989-90 से ये तब यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेल रहे थे और फिर यूबीएल में आए और फिर हमारी बहुत दोस्ती हुई। पॉइंट ये है कि आप ज़रा एक आदमी के एहसास को देखें और वो मेरे पे क्या उसका असर हुआ होगा कि 48 साल कराची में रहने के बाद, कराची से बिलोंग करते हुए, एंटाइटलमेंट्स उनकी सारी थी, वाज वर्किंग फॉर अस, वो शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद। सो अब मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलाज तो आपका होता रहता है, तशख़ीस होती है, डॉक्टर्स जो हैं वो आपको इलाज बताते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कौन हैं, आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मेरी ये बल्कि मेरी जो कहानी है जी, मैं इसलिए भी बताना चाहूँगा जिन स्टेप से मैं गुज़रा, जिन मराहल से मैं गुज़रा, उसकी वजह ये है कि आप शायद कोरिलेट कर पाएँ कि इट वाज नॉट अ सिंपल केस। मैंने इमीडिएटली जब हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई ट्रांसमिशन, सो ऑब्वियसली मेरा इलाज शुरू होना था, आई वाज लूजिंग वेट अगर आपको याद हो, और बहुत ज़्यादा इल लुक आती थी। तो आई ट्रैवल्ड, मेरे साथ ही गए विव रिचर्ड्स और इयन चैपल, ऑब्वियसली दुबई तक हम साथ थे, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, लंदन। सो पहली कीमोथेरेपी, एक तो कीमोथेरेपी को लेना, उसके लिए भी एक एटीट्यूड चाहिए होता है, एक माइंडसेट चाहिए होता है, लेकिन इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन जानिए कि जो अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको गिवन नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके होना चाहिए कि आपने रहना है और यू हैव टू फाइट इट आउट। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, देन यू कैन स्टैंड अप, जिसको कहते हैं ना स्टैंडिंग अप इन एडवर्सिटी, स्टैंडिंग अप टू चैलेंजेस। बात करना आसान होता है, लेकिन मैं एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, मुझे कैंसर का सारा पता था, लेकिन जिस वक्त वो न्यूज़ ब्रेक हुई, पहले परेशानी हुई, फिर पेशमानी हुई, फिर डर लगा, बहुत सारा डर लगा। ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा माश इमेज है मेरा कि जी, डर लगा, टांगें भी कांपी, आगे अंधेरा नज़र आया, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको जो हमारी तरह के लोग होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो कि एक्सेंट्रिक्स होते हैं,
पैशनेट होते हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। वो इंस्टेबिलिटी भी आई और गुस्सा भी आया कि मैं क्यों, वाई मी। और फिर जब अगले दिन मैं नींद से बेदार हुआ तो एकदम था कि वो यार ये बड़ा डरावना ख्वाब था और ये क्या है, इट वाज जस्ट अ बैड ड्रीम। और एक कॉन्फिडेंस आया कि उफ, शुक्र है कि ये रियलिटी नहीं है। और फिर 2 सेकंड के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई, हकीकत है, ये तो सच्चाई है। और फिर वो एक डिप्रेशन से आपको आता है। यहाँ पे आपके फैमिली बॉन्डेजेस बहुत काम आती हैं, आपके दोस्त अहबाब। एक झूठी तसल्ली होती है, एक दिल से तसल्ली होती है। यहाँ पे आपको दिल से तसल्ली चाहिए होती है, अल्लाह पे एतकाद होना चाहिए आपका, आपका फेथ और कन्विक्शन कैंसर को फाइट करने में बहुत काम आती है। सो मेरी 8 पल्सेस हुई जी पहले कीमोथेरेपी की। वो एक वबाल जान था कीमोथेरेपी को लेना। अब मेरे पास डिसीजन ये था कि ऑब्वियसली मैं मेडिकल लीव पे चले जाऊँ, सिक लीव पे चले जाऊँ, काम ना करूँ, लेकिन आई डिडंट वांट टू डाई ऑन द हॉस्पिटल बेड। मैंने बहुत, मुझे भयानक लगता था कि बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊँ और मैं अस्पताल के बिस्तर पे दराज हुआ हूँ। सो मेरे वालिद ऑब्वियसली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी एक कहानी है, कभी मौका मिला बताएंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस में से मैं कैसे निकला। सो उन्होंने मुझे 2 बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो सेल्फ पिटी नहीं करनी, अपने ऊपर तरस नहीं खाना, बिकॉज यू हैव हैड अ फैसिनेटिंग लाइफ। दुनिया के 143 ममालिक में गए, एकेडमिक्स पूरी की, अपने ड्रीम्स, इवन कलेक्शन, जो जो चाह वो हुआ, एडवेंचर स्पॉट्स की, चाहे वो बंजी जंपिंग है या क्लिफ डाइविंग है। सो ये नहीं कहना कि हाय मैं बेचारा, सो बेचारगी नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपको सेहत देता है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है, कामयाबियाँ देता है, तो ये आपके टेस्ट एंड ट्रिबुलेशंस और ट्रायल्स होते हैं, तो ये जहन में रखिए आप। सो ही सेड कि ये कहना कि यार 48 साल बहुत अच्छे गुजर गए, वेल स्पेंड 48। सो ये एटीट्यूड लेके पहली कीमोथेरेपी जो है वो नाकाम हुई। जो वहाँ पे ऑनकोलॉजिस्ट थे लंदन में, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं वैसे भी आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बोर्ड ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। सो एक आपका, मैं सिर्फ उनके लिए पेशेंट नहीं था। एंड उसके बाद दूसरा मरला आया जब उन्होंने कहा कि अब एक और राइस थेरेपी होती है कि हम वो ट्राई करेंगे। वो 6 पल्सेस वो भी नाकाम हो गई। अब ऐसे लग रहा था कि जो रोड है वो तंग होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि अप एंड डाउन मैं करता रहा, लंदन से स्क्रीन पे भी आता, काम भी किया, बात भी की, इवन मैंने तो अपने मरीज़ भी देखे। सो एट द एंड ऑफ द डे काम आपको जो है वो आपका इंटरप्ट नहीं होता अगर आपका एटीट्यूड हो। तकलीफ़ बहुत होती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो फिर एक टाइम आया जब उन्होंने कहा जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और उसके साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा। वो हुआ। एक उम्मीद आई, महीना 1.5 माह बहुत अच्छा गुजरा, और उस उम्मीद के बाद जो है अगेन एक रिलैप्स हुआ, माइलोडिस्प्लेजिया कहते हैं। और वो जो रिलैप्स है उसने मेरे ट्रीटिंग ऑनकोलॉजिस्ट को भी हिला के रख दिया। फिर वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्रायल्स और उस पर चले गए। बहुत इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जो अभी भी कंटिन्यू करती है। एंड देन ऑफ कोर्स एक कार्ट ही जेनेटिकली इंजीनियर ट्रांसप्लांट है जी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी एडवर्स होते हैं। अगेन आज आपको रिवील करता हूँ उन्हें बिला झिझक कि आई अंडरवेंट अ कार्डियक अरेस्ट, एक एम्बोलिज्म हुआ, स्टेंट्स डले, दिल रुका, रेस्पिरेटर पे गए, बिल्कुल करीब चले गए, जाते जाते फिर वापस आ गए। सो फैक्ट इज़ कि दर्द, पेन, वो कहते हैं कि पेन एट टाइम्स बिकम्स योर डेस्टिनी एंड यू कांट अवॉइड इट, सो यू देन हैव टू सस्टेन इट। तो मेरी आपसे दरख्वास्त भी होगी, इल्तिजा भी होगी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। मैं आज आपसे ये सफ़र अपना जो मैं जिस मरहल से गुजरा वो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप में एक क़ुव्वत होनी चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त और एक एनर्जी होनी चाहिए। एंड यू कैन बीट कैंसर इफ़ यू एवर कन्फ्रंट इट। ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन रहेगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड देन वी विल गो थ्रू।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो जो ट्रैबुलेशंस, टर्मोइल, जितने मुसाइब आपको लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिस शैल ऑल्सो पास, तो फिर गुजर ही जाता है। और ऑफ कोर्स एक इंग्लिश की कहावत है जी कि नोबडी कैन डिफीट इन्फ्लिक्ट डिफीट अपॉन यू, नोबडी कैन इन्फ्लिक्ट डिफीट अपॉन यू, इट कम्स विद इन योर हार्ट। यानी कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप अपने दिल में ये फैसला ना कर लें कि अब आप हारने जा रहे हैं। तो हारना नहीं है हमने, वी हैव टू स्टैंड अप। मेरी कहानी यहाँ पे रुदात ख़त्म नहीं होती जी। फैक्ट इज़ कि एक चीज़ ट्रीट हो रही थी, ब्लड कैंसर जो है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और वो अद्वियात की वजह हो या वो म्यूटेशंस हों, जन्याती तौर पे कोई आपका एक सेकेंडरी मेलिग्नेंसी का डायग्नोसिस भी हो गया जी। अब पता ये लगा कि पहले एक मसला था, अब दो मसाइल को इकट्ठे झेलना था। और आई हैड टू अंडरगो 3 मेजर सर्जरीज, जिसमें बड़ी आंत की सर्जरी थी, जिसमें रीनल ग्लैंड की सर्जरी थी, और उसके बाद सस्टेन किया, और किडनी, राइट किडनी में जो है दाईं गुर्दे में मसाइल थे, वो सर्जरी हुई। 2-2.5 माह गुजरे होंगे, घुटने में तकलीफ़ शुरू हुई। सो वन प्रॉब्लम आफ्टर एन अदर। लेकिन स्ट्रक्चरली चाहे मैं लिम्प कर रहा था, लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि चलना खुद है, सहारा नहीं लेना होगा। अगेन मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ। बहुत इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये जो आपके इंटरनेशनल स्टार्स या क्रिकेटर्स होते हैं, ये जो आप इनको देखते हैं स्क्रीन पे, शायद उनकी हकीकत बहुत फ़र्क होती है। जिनमें 2 ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जी, एक मुझे फ़ोन आता है, वकार यूनुस का, सिडनी में थे तब, और कहा डॉक्टर तेनू कुछ नहीं हो सकता, तू फिक्र ना कर, असी है हैं, यू नो। सो वो आपको एक इमोशनल लेवल पे आपसे वो बात कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम बेचारे, वो तो मुझे ये लग रहा था खुदा न खास्ता मुझे नहीं, उनका डायग्नोसिस हो गया और वो मेरे घर बैठे रहते थे। शुएब अख्तर, आपको एक इमेज मिलता है कि रूथलेस, अपना यहाँ से बड़ा एक अपनी दुनिया में रहने वाला मगन इंसान, इतने इतने मसल्स, पावर, और जो कि डिमोलिश करने वाला, वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड, लेकिन इतना सा दिल है व्हेन इट कम्स टू, जब दोस्तों के साथ या दोस्त अहबाब या फैमिली की बात आती है। शुएब अख्तर वो वाहिद हमारे पैनल पे थे जो कि महसूस कर रहे थे, एहसास था उन्हें कि मुझे तकलीफ़ है और जो मसाइल का सामना है। कभी वो अपने गोडों को ले आते थे, गिट्टों को ले आते थे, अपनी तकलीफ़ शो करते थे मुझे ये धारस बांधने के लिए और सहारा देने के लिए कि नहीं यार, एवरीबडी हैज़ हिज प्रॉब्लम्स। फिर वो शुगर भी लगाते रहे। कभी राशिद को कहते थे कि मुसीबत पड़ जाएगी, डॉक्टर आप ही लिख दे, तेरे बाद प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, कुछ स्क्रिप्ट लिख के दे के जा। सो आपके इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल्स आपको सामने नज़र आते हैं व्हेन यू रियली नीड देम। तो इस लिहाज से हमें अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो लेके चलते हैं व्हेन यू नो आपको ये मसाइल हों। फिर आपको अपने जो शौक़ होते हैं, जो आप जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकें, जैसे कि अब मेरा एक, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोग्राम के कि क्रिकेट मेरा जो है वो एक जुनून है, एक पैशन है, और वो सिर्फ ना एज ए खिलाड़ी या एज ए कमेंटेटर या एज ए ब्रॉडकास्टर, इससे भी आगे की चीज़ है कि मैं क्रिकेट में रहता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देखना शुरू करेंगे, ये मेरा वादा है कि आपको एक प्रॉपर विजुअली दौरा भी करवाएंगे, डिस्कस भी करेंगे अपनी कलेक्शन को। लेकिन इसका रेफरेंस जो बनता है कि वो जो एक शौक़ था, जो समझ नहीं आती थी कि मैं होल्डर हूँ, कलेक्टर हूँ, और जैसे कहते हैं कि लाइफ में कोइंसिडेंसेस बहुत होते हैं जी। मुझे एक्चुअली शौक़ तो शुरू से था एक कलेक्टर बनने का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सबलिमिनली और या कॉग्निटिवली मेरे लिए कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जिस वक्त मैं ज़िंदगी में एक ऐसे मरहले पे आऊँगा जहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करूँगा। लोगों के कहते हैं झुरमुट में भी एट टाइम्स आपको लोनलीनेस आती है, आप घबरा जाते हैं, और आप इंसान हैं, इंसानी फितरत है। अल्लाह पे बहुत एतक़ाद रखते हुए बावजूद इसके कई दफ़ा दिमाग में अजीब व गरीब ख़्याल आते हैं कि यार ये कुछ हो गया तो फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आगे क्या होगा। सो ऑब्वियसली फेथ आपका एट टाइम्स वेवर करता है। मैं भी आप में से ही हूँ, और गो के मैंने रेजिलियंस दिखाने की कोशिश की, सस्टेन किया, और मैं समझता हूँ कि मैंने बीट किया है इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को। लेकिन आपको मसाइल नज़र आते हैं। एक अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जी, डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच,
ون ऑफ द ग्रेटेस्ट कलेक्टर्स, जो कोलचेस्टर इल्फर्ड में वो रहे तमाम ज़िंदगी। उन्होंने किताबें भी लिखी पाकिस्तान के टूर्स में, 1987, 1992, 1996 जो इंग्लिस्तान के टूर्स थे, बाद में 2000 में जो इंग्लिस्तान की टीम पाकिस्तान आई तो उन्होंने किताब लिखी। ही वॉज माई मेंटोर जब आती कलेक्शन की बात जी। उन्होंने मुझे बताया, तमीज़ सिखाई, अफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट्स बताई कि आप कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, कुछ आपकी इस्तात से बाहर होती हैं, जो इस्तात से बाहर होती हैं उन पर ख़राब नहीं होना, क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर्स 28,000 तस्वीरें रखने का फ़ायदा नहीं है, किन की तस्वीर हैं, कितने कौन से सिग्नेचर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखें, खैर उनको ज़्यादतीस भी थी, बट उनका इंतकाल भी जो है वो, उनको भी प्रोस्टेट कैंसर उन्होंने सर्वाइव किया, कॉम्प्लिकेशंस हो गई बाद में, और 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हाल ही में हुआ। सो ही वॉज़ द वन जो मेरे मेंटोर हैं। सो अगर आप स्क्रीन पे अब देखें कि हाउ, ये चीज़ मुझे अब समझ आई कि ये जो मेरी कलेक्शन थी, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त में वो मेरी दोस्त बन गई। ये थोड़ा सा एक फ़लसफ़ा है और इसने मुझे स्ट्रेंथ देनी शुरू की। अगर आप अभी आपको ये चाइना नज़र आ रहा था, WG ग्रेस, और ये भी एक कलेक्टर होता है। फिर ये आप कुतुब देख रहे हैं बहुत सारी, इसमें जो अगर ये हम रोक सकें कि जो ये बुक्स हैं ये सिर्फ ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है जी। मेरे पास तकरीबन क्रिकेट की कोई 8 साढ़े 8 हज़ार किताबें होंगी, और इंडिविजुअली साइंड हैं, और फिर नंबर्ड हैं, फिर इनके डिलक्स एडिशंस हैं, ऑर्डिनरी एडिशंस हैं, और इनके कुछ जो हैं वो प्रेजेंटेशन कॉपीज़ हैं। सो ये एक आपको शौक़ होता है, एक आपका पोजेशन होता है। जेम्स लिली वाइट जो 1859 में इंग्लिस्तान के कप्तान हुए और पहले टेस्ट में भी कप्तान थे 1876-77 में, उन्होंने किताबें लिखी, एनुअल निकालते थे विजडन से पहले, जेम्स लिली वाइट एनुअल्स, वो साइंड बाय जेम्स लिली वाइट। और आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्रिकेट बॉल्स आपको एक शेल्फ में नज़र आएंगे, इसमें वो बॉल भी है जिसे दूसरा टेस्ट मैच में वो इस्तेमाल हुआ था जी 1876-77 में, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ था, सेकेंड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो आपको वो बॉल भी नज़र आएगा। गिलबर्ट जेसप ने ओवल में 102 रन बनाए थे 1902 में, वो जो है आपको क्रिकेट बॉल भी नज़र आएगा। फिर आपको ये लेदर बाउंड एडिशंस नज़र आ रहे होंगे जो कि डिलक्स एडिशंस हैं, ब्रैडमैन की एल्बम्स हैं, ये सारी इंडिविजुअली हैंड साइंड हैं। अब अगर हम यहाँ पे रुकें, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं जाता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ अपने स्टडी रूम में या लाइब्रेरी में या अपने, सो मुझे वो अपनी सारी ज़िंदगी का एक सफ़र याद आता है। ये किताब कहाँ से ली थी, कैसे ली थी, किसने हेल्प किया था, कौन से ऑक्शन में गया था। सो वो आपको एक कनेक्ट करता है ज़िंदगी के साथ, कि आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट आपको नज़र आता है कि यार ये कलेक्शन रुकनी नहीं है, ये चलती जानी है। अगर हम आगे मज़ीद चलें, ये अभी आप बुक्स देख रहे हैं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएगा, जेफरी बायकॉट। क्योंकि जब मुझे डायग्नोसिस हुआ कैंसर का, जेफरी बायकॉट ने भी आउटलिव किया जी कैंसर, उन्होंने भी बीट किया कैंसर को। मेरी मोटिवेशन, जो मर्जी दुनिया के, हाल ही में इनको नाइटहुड मिला, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इनका यॉर्कशायर का ब्लेज़र और स्वेटर ये वो है जब ये पाकिस्तान आए थे 1977-78 में, और इन्होंने साइन करके ये मुझे दी हुई है कि ये उनकी ऑथेंटिकेटेड उनका मेमोरेबिलिया है। अगर आप आगे चलें, आपको एक इसमें आपको एक गाउन भी नज़र आएगा, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का ब्लेज़र है ये सिड बार्न्स का है, और इसकी जो सबसे बड़ी एक आप इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एशेज़ इनविंसिबल टीम बनी थी। डॉन ब्रैडमैन का आखिरी टूर 1948 टू इंग्लैंड, और सिड बार्न्स उस टीम में शामिल थे। एक अजीब कैरेक्टर थे, ऑटोग्राफ नहीं करते थे, स्टैम्प बना ली थी, क्योंकि टीम बड़ी मशहूर थी तो स्टैम्प कर देते थे, बहुत कम इन्होंने दस्तखत किए होंगे। एवेंचुअली डिप्रेशन का शिकार हुए, सुसाइड की। सो वो ये जो आपको ब्लेज़र नज़र आया स्क्रीन पे, ये 1948 इनविंसिबल ऑस्ट्रेलियन टीम का आपको ब्लेज़र नज़र आता है। और इसके साथ एक आपको कैप नज़र आएगी। अगर हम दोबारा स्लाइड पे चलें, ये जो कैप है, अगेन मैं रिकनेक्ट करता हूँ, वो कैप एशेज़ की पहली कैप है जो A.E. स्टोडार्ट कप्तान थे, एशेज़ विनिंग कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, आपको इस ब्लेज़र के साथ नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली फर्स्ट इंटरनेशनल कैप आप कह सकते हैं जो किसी कप्तान ने पहनी। बाद में इंग्लैंड की कैप आई, वो बहुत देर की बात है, 1902-03 में। ये 1897 की आपको कैप नज़र आ रही है। A.E. स्टोडार्ट ने भी खुदकशी की थी बाय द वेज। सो अगर हम आगे चलें, और जो एक इम्पॉर्टेंट आपको मेमोरेबिलिया कनेक्टिविटी, ये आपको बल्ले नज़र आ रहे हैं। एक बल्ला है जो कि ब्रैडमैन ने 1930 की एशेज़ में जब 974 रन बनाए थे तो यूज़ किया,
اور جو دوسرا بلہ آپ کو آسٹریلیا کے پوسٹر کے نیچے نظر آ رہا ہے وہ ایک کلاتھ ہے، لنن. یہ آسٹریلیا کی پہلی ایڈورٹیزمنٹ ہے پہلی ٹیم کی 1864 جو وہ انگلستان بریڈمن کا بلہ ایشز 1934 میں انہوں نے یوز کیا. یہ اوریجنل بلے ہیں جن سے ڈونلڈ بریڈمن کھیلے. سو میں جب یہاں پہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں سو آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ کو انڈین بلیزر بھی نظر آئے گا سچن ٹنڈولکر کا، یہاں پہ یونس خان کا 100th ٹیسٹ میں جس ٹور پہ وہ بلیزر تھا وہ آپ کو نظر آئے گا. سکلان مشتاق کی سائن شرٹ ہے، ان کا سرے کا بلیزر ہے. جاوید میاں کا 100th ٹیسٹ پر آپ کو بلیزر نظر آئے گا. نیکسٹ اگر آپ دکھائیں جی، یہ جو گاؤن ہے اس کی بڑی سٹوری ہے جی. مہاراجہ پٹیالہ یہ پہلے کپتان بنے تھے آل انڈیا ٹیم کے جنہوں نے انگلستان کا دورہ کیا. انڈیا کی ہسٹری میں جو پہلا ٹور کیا وہ پارسیز نے 1886 میں انگلستان کا کیا، ناکام ہوئے. 1888 میں دوسرا ٹور ہوا اور پھر 1911 میں انڈیا کی ٹیم بنی جس میں 3 مسلمان کھلاڑی بھی شامل تھے، ایک سلام الدین، شفقت حسین اور سید محمد حسین. سو یہ جو گاؤن ہے یہ ان کا کورونیشن گاؤن ہے مہاراجہ پٹیالہ کا، اور اس کی جو اوریجنل آٹوگراف شیٹ ہے وہ بھی میری کلیکشن میں موجود ہے جس میں ایچ ڈی کانگا کے سگنیچرز بھی ہیں جنہوں نے پہلی ڈبل سینچری فرسٹ کلاس کرکٹ میں بنائی بر صغیر میں. اسی طرح 1892 کے آپ کو جو بامبے پریزیڈنسی میچ کا پارسیز ورسز یورپینز کی آٹوگراف شیٹ آپ کو مل سکتی ہے، وہ بھی کلیکشن میں مل سکتی ہے. سو یہ میری اس وقت زندگی میں ایک کنیکشن ہے جی کرکٹ کے ساتھ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک دور ایک گلوبل ویو میرے اس کلیکشن کا جہاں پہ بلے وکٹر ٹرمپر کے ہیں، ڈبلیو جی گریس کے، کمار رنجیت سنگھ جی کے، اور ولیم گن اور ڈگلس جارین کا وہ بلہ جو باڈی لائن سیریز میں انہوں نے اسے 32 میں یوز کیا. 1905 کی ایشز کے اوریجنل آٹوگرافس، وکٹر ٹرمپر کے آخری فرسٹ کلاس میچ 1910-11 وکٹوریا کے ساتھ نیو ساؤتھ ویلز کا جو میچ تھا اس کے اوریجنل آٹوگراف شیٹس، بھارت کی تمام ٹیسٹ ٹیمز 1932 سے لے کے آج تک ان کے آٹوگرافس، تمام کھلاڑی وہ جو پاکستان اور ہندوستان کی نمائندگی کی 1932 سے لے کے ان کے سائن پورٹریٹس، چاہے وہ میرام بخش کا ہو آپ کو نظر آئے گا، امیر الہی کا ہو. اور یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی اس میں ایک بڑی زبردست چیز آپ کو نظر آئے گی. ہم دا اونلی ون ان دا ورلڈ، دنیا میں جس کے پاس یہ کلیکشن ہے. یہ ایک صاحب تھے جو کہ مڈل سیکس سے کھیلتے تھے، بیلڈم، جارج بیلڈم. اور جارج بیلڈم کا خیال یہ تھا کہ ہی شوڈ ہیو پلیڈ فار انگلینڈ. تو ڈبلیو جی گریس ایک بہت امپاورنگ پرسنالٹی تھے، انگلستان کے کپتان رہے، ون آف دا گریٹسٹ آل راؤنڈرز. اور ڈبلیو جی گریس ایک آئیکن ہے کرکٹ کے گولڈن ایرا کے. انہوں نے شاید ان کو کھیلنے نہیں دیا. تو یہ 1905 میں آ کے شویلی ٹائلر ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے، انہوں نے پرنٹس بنائے. تو جارج بیلڈم کو خیال آیا کہ فوٹو گراورز بنتے تھے تب، کیونکہ وہ نیگیٹو بڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو ایک چارکول پہ کول پہ وہ بناتے تھے پرنٹس. تو انہوں نے سپورٹس فوٹوگرافی شروع کی، کیونکہ وہ خود کھلاڑی تھے تو وہ ٹاپ پلیئرز کو لے جاتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے فریڈ سپرورتھ، جو کہ جن کی وجہ سے ایشز شروع ہوئی تھی 1880 میں، اوول میں جب 14 آؤٹ کیے تھے انہوں نے 1882 میں، تو ان کا ایکشن فوٹوگراف بنائی، کیپ پہنی ہوئی اور وہ بالنگ کر رہے ہیں. وہ پھر فریڈ سپرورتھ نے سائن کی اور پھر جارج بیلڈم نے سائن کی. وہ لارڈز میں بھی آپ کو ایک جگہ پہ نظر آتی ہے، ریئرسٹ آرکائیو آپ کہہ سکتے ہیں. دین انہوں نے گلبرٹ جیسپ، جنہوں نے انگلستان کو ٹیسٹ میچ اوول کا جتایا 1902 میں، ایک آئیکن تھے اپنے ٹائم کے، ان کی فوٹوگراف بنائی. جیسپ نے سائن کیا، بیلڈم نے سائن کیا. پھر سر فرانسس اسٹینلے جیکسن کپتان تھے، گورنر آف کولکتہ بھی رہے، انگلستان کے کپتان. اور ان کا ایک یونیک ریکارڈ ہے کیونکہ یہ بزنس اور بیوروکریسی میں اور پالیٹکس میں تھے، تو یہ ٹور انہوں نے کوئی نہیں کیا، سارے ہوم ٹیسٹ کھیلے جو 20 ٹیسٹ کھیلے. ان کا آپ کو سائنڈ فوٹوگراف یہ تیسری. چوتھی انہوں نے کمار رنجیت سنگھ جی جو ایسیکس اور انگلستان سے کھیلے، بھارت سے نوانگر سے ان کا تعلق تھا، اجے جڈیجا کے گریٹ گرینڈ فادر. تو انہوں نے ان کی تصویر بنائی، یہ فوٹوگرافر بنایا. وکٹر ٹرمپر، جن کو کہتے ہیں کہ بریڈمن بفور بریڈمن، اور وکٹر ٹرمپر ایک بہت بڑے پلیئر تھے. ان کا ویسے وہ بلہ بھی میرے پاس ہے جس سے انہوں نے 135 لارڈز میں کیا تھا 1899. تو جارج بیلڈم نے بنایا. پھر ایک ویلڈن گولفر تھے، ان کے ایک فوٹوگراف بنائی. تو یہ کہا جاتا تھا کہ بیلڈم پرنٹس جو ہیں وہ 6 ہیں. سو بیسیکلی جس کے پاس 6 کی کلیکشن ہو وہ آئیکونک ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ کو سپرورتھ یا جیسپ کے جو ہے وہ مل سکیں. سو ڈاکٹر خادم حسین بلوچ جی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اباؤٹ منتھس بفور ہز ڈیتھ
میری ان سے بات ہو رہی فون پہ، تو میں نے کہا جی میرے پاس 6 کے 6 جارج بیلڈم پرنٹس ہو گئے. اب آپ کو بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایک تذبذب میں ہوں، بیماری سے گزر رہا ہوں، سٹریس ہے، درد ہے، احساس ہے، پین ہے، اور میری ڈسٹریکشن جو ہے وہ یہ میرا پیشن کرکٹ کا. آپ کو ایڈہر کرنا پڑتا ہے اپنے پیشنز کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 ہیں، دنیا کے واحد بن جاؤ اگر 7واں لے سکو. میں کہا 7 ہم نے تو کبھی سنا نہیں، ہمیں تو یہی پتا تھا بیلڈم پرنٹس 6 ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، جو سر فرانسس جیکسن کا آپ پرنٹ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جارج بیلڈم نے ایک تصویر بنائی تھی آف ڈرائیو کرتے ہوئے، بہت بڑا پورٹریٹ تھا، فوٹوگرافر، لیکن وہ ان کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے یہ 6 والا بنایا تھا. تو وہ 7واں جو ہے وہ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جان میکنزی کے پاس ہے، اپنی پرسنل کلیکشن میں ہے، قیمت لگاؤ اور لے لو. اینڈ ایونچولی 7 کے 7 آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آئے تھے. اگر ہم یہ اپنی جرنی تھوڑی سی جاری رکھیں، دکھائیں جی آپ آگے اگر ہمیں. سو یہ آپ کو وہ جارج بیلڈم پرنٹس نظر آ رہے ہیں جس میں گلبرٹ جیسپ اور نیچے فریڈ پرورتھ، وکٹر ٹرمپر بیچ میں. اور ٹرمپر آبویسلی کسی بھی کلیکشن کی جان ہے، ون آف دا گریٹسٹ پری وار پلیئرز جی. نیکسٹ اگر آپ دکھائیں، یہ اب آپ کو ریپڈلی ہم لے کے چلتے ہیں. سو دس از ون پارٹ. یہ جو میں تذکرہ کر رہا تھا 1905 کی ٹیم پر، وکٹر ٹرمپر کی 1910-11 کے آٹوگراف شیٹ، جو نیو ساؤتھ ویلز کی ان کا آخری میچ، ان کا بھی انتقال 1915 میں ہوا. ڈبلیو جی گریس کا انتقال بھی 1915 میں ہوا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کرکٹ ہیز بیکم پورر بیکاز دے ہیو لاسٹ ٹو گریٹسٹ اسٹارز آف ورلڈ کرکٹ. آگے اگر آپ دکھائیں تو یہ کنٹینیو کریں گے ہم جی. اینڈ اگین یہ 1905 کی ٹیم کی اوریجنل فوٹوگرافس نظر آئیں گے. یہ میں بلے کی بات کر رہا تھا، وکٹر ٹرمپر کا 1899 میں جو 135 کیا، اسی کے ساتھ ڈگلس جارڈین، یہ سائن بیٹ آسٹریلین ٹیم ہے جی بیٹ، اور لیکن وہ پورے پلیئرز نے کیا ہوا بیکاز دے ہیڈ اے اپ رائزنگ اگینسٹ جارڈین کی باڈی لائن. تو انگلینڈ کی ٹیم نے یہ سائن کیا ہوا ہے. اوریجنل آپ کو فوٹوگراف نظر آ رہی ہے اوپر اس کے. 1954 پاکستان کی ٹیم سائن فوٹوگراف ہے، اور یہ آل ہینڈ سائن فوٹوگرافس جی. آگے چلیں آپ. سو دس از جو میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام کے تمام پلیئرز جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی نمائندگی کی بر صغیر میں 1932 سے، وہ ہینڈ سائنڈ آپ کو پورٹریٹس نظر آتے ہیں. پھر چاہے جے سی اینڈرسن پرنٹس ہوں، یہ آپ کو بڑی 2 تصاویر نظر آئیں گی. آل انگلینڈ 12، پہلے 12 کھلاڑی کھیلتے تھے 1859-60. آل آسٹریلین 12 ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی ہماری کلیکشن میں آپ کو نظر آئے گا. سو ریپڈلی یہ وہ بلے ہیں جی آؤٹ اسٹینڈنگ میں. بل پانسورٹ کا بھی ہے، ڈونلڈ بریڈمن کا بلہ بھی ہے، ڈمی نیمز کا بھی ہے جو ساؤتھ افریقہ کے 1929 میں کپتان تھے. اور یہ وہ بلے ہیں جن سے انہوں نے ایکچوئل انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، اور اوتھینٹیکیٹڈ سگنیچرز آپ کو نظر آتے ہیں. نیکسٹ آپ دکھائیے گا. سو دس از ہاؤ جی. یہ آپ کو ڈبلیو جی گریس کی کین نظر آئے گی. ناؤ کمنگ آن ٹو دا مین تھیم، کہ یہ ڈبلیو جی گریس کے صاحبزادے ڈبلیو جی گریس جونیئر، ان کا اپینڈکس کا پرابلم ہوا، 1905 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سیریبرل پالسی تھی اور ان کو بھی مسائل تھے. سو ڈبلیو جی گریس ایک بڑے ایموشنلی ڈسٹراٹ قسم کے اور ٹوٹے ہوئے انسان تھے. تو ایک کین بنائی گئی جس کے اوپر ڈبلیو جی گریس کا سیرامک میں ان کی جو اس کا جو ہیڈ اینڈ ہے وہ ان کا پورٹریٹ ہے، ان کا فیس فگر ہے، فگرین ہے. تو وہ کین بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی. سو یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز صرف ایک براڈ کاسٹر نہیں ہے، ڈاکٹر نعمان نیاز ایک کلیکٹر نہیں ہے، ایک جرنلسٹ نہیں ہے، ایک رائٹر نہیں ہے، ایک اینڈوکرنالوجسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز آپ میں سے ہے، ایک ایسا انسان ہے جس کو درد کی شدت کا احساس بھی ہے، جس کو درد بھی ہوتی ہے، جس کی ایموشنز جو ہیں وہ بھی ایٹ ٹائمز اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اسٹرائیو کیا اور کینسر کو فائٹ کیا. امیونو تھیراپی ہو یا ریڈیو تھیراپی ہو یا کیمو تھیراپی ہو یا سرجریکل انسیشنز ہوں، یہ ساری چیزیں آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. بیفور وی جی وائنڈ اپ، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے پاکستان کرکٹ 1975 میں ٹیلی ویژن پہ دیکھنی شروع کی. پوٹینشیل ورلڈ کپ تھا، جاوید میاں لیگ بریک گوگلی بھی کرتے تھے. ڈیبیو کیا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ، دیٹ فیمس میچ جو اینڈرسن رابرٹس اور ڈیرک مرے نے آخری وکٹ پر 67 رن کر کے جتا دیا ویسٹ انڈیز کو. پاکستان پوٹینشیل ورلڈ کپ کی سیمی فائنل ریس سے باہر ہوا. 1976 میں نے لاہور ٹیسٹ لائیو دیکھا قذافی اسٹیڈیم جی جا کے، جہاں پہ جاوید میاں نے ڈیبیو کیا پاکستان کے لیے اور 163 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ آصف اقبال شاید ڈیبیو کر رہے ہیں اور میاں 1964 سے کھیل رہے ہیں، جو ان کا کانفیڈنس تھا. لیکن وین آئی واز گروئنگ اپ، میرا ایک کرکٹنگ ہیرو تھا جی، اور
جسٹ ماجد خان مجھے بہت پسند تھے، ظہیر عباس، لیکن ایک کرکٹنگ آئیکن، ایک ہیرو، ان کی لکس، ان کا پرسونا، ان کی پریزنس، ان کی پرفارمنس، ان کی ڈائنامکس، وہ مجھے اتنے پسند تھے کہ میں اتنے گڈیاں بناتا تھا تصاویر کی، اور جہاں اپرچونٹی ملتی تھی ان سے میں نے سگنیچر کروائے، سائن کروائے، آٹوگرافس لیے. بعد میں خیر ان سے میری بات چیت بھی شروع ہوئی تو بہت ساری کرکٹنگ میمورابلیا بھی میں نے حاصل کیا. لیکن وہ جو تصویر ہے انہوں نے کبھی نہ نہیں کی تھی، حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ الوف ہیں، ایروگنٹ ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. وہ پاکستان کے ہم میں سے بیشتر کرکٹرز کے بھی ہیرو اور ہمارے بھی ہیرو. لیکن میرا ایکچوئل کنیکٹ ہوا جی جب مجھے ڈائگنوسس ہوا کینسر کا، اینڈ دین آئی ریئلائز کہ جو میری ایک سبلمنلی کوگنیٹیولی میرا چائلڈہڈ ہیرو، آج بھی میرا ہیرو، کرکٹنگ ہیرو. ٹھیک ہے مجھے وسیم اکرم بہت پسند ہے بیکاز آف ہز بولنگ، یا وقار یونس ہو، یا سکلین کی آف بریک ہو، بٹ ہیرو میرا ایک عمران خان، جو کہ آپ کے ہمارے سب کے ہیرو آج کل وزیر اعظم پاکستان کے. وہ جو ان کی ایک پرسنالٹی کا کلٹ ہے کہ نیور سے ڈائی، اور امپاسبل اور امپرابیبل کو ٹرننگ ڈیڈ انٹو ڈیکسٹیریٹی، اور کام جس طرح وہ کرتے ہیں. جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، آئی پرسنلی بلیو کہ نرو روٹ بنا، سولیس اور ہوپ اور پیس لے کے آیا، اور زندگی کی امید لے کے آیا فار دا کینسر پیشنٹس لائک می. وہ شوکت خانم کینسر ٹرسٹ ہاسپٹل، ان کی والدہ شوکت خانم اللہ انہیں جنت نصیب کرے کینسر کا شکار ہوئیں. تو جو عمران خان کا کینسر ہاسپٹل بنانے کا کنٹریبیوشن ہے جی، وہ شاید آپ اس کو فیلنتھروپی سمجھیں، آپ اس کو چیریٹی سمجھیں، سروس ٹو ہیومینٹی سمجھیں، لیکن میرے سے پوچھیں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اور یہی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے جی پاکستان کی ٹیریٹری میں، جہاں سے کہتے ہیں زندگی کی امید، اور امید کی ایک کرن آپ کو نظر آنا شروع ہوئی، اور بے تحاشا لوگ وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں، علاج ہوتا ہے ان کا. سو آئی تھنک دس از این اینڈ لیس چیریٹی، اینڈ اونلی عمران خان کو ڈو اٹ جی. اسی قسم کا انسان یہ کام کر سکتا ہے، اور سلوٹ ٹو دس مین. اور تاحیات جب تک ہمارا سانس ہے، آئی تھنک وی آر انڈیپٹڈ ٹو ہم، جو انہوں نے یہ فیسلٹی دی. اور اب دیکھیں آپ فردر پروگریسو تھاٹس آنا شروع ہوئے. پہلے اگر آپ کو کینسر ہوتا تھا تو انشورنس کمپنی قریب کیا دور پھٹکتی نہیں تھیں آپ کے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی بزنس پلان آ سکتا ہے، اور اب وہ بزنس پلانز دے رہے ہیں. سو دس مینس کہ کینسر از اے سیریس ڈیزیز. یہ سرطان جو ہے وہ کافی سیریس ہو سکتا ہے، لیکن وقت بر وقت تشخیص ہو جائے، آپ کے چاہنے والوں کا آپ کے ساتھ ساتھ ہو، افورڈیبلٹی جو ہے بہت ضروری ہے. اور اب جیسے میں نے بات کی کہ انشورنس کمپنیز بھی اس طرف آ رہی ہیں، پلانز لے کے آ رہی ہیں، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آئی ٹیل یو کینسر کین نیور کل یو جی، یو ہیو ٹو کل یور سیلف. آپ کو کنسیڈ خود کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آپ کو جس ختم کر دے. آپ کو اس بیماری کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اپنے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ جو ہیں جو یہ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا ہوگا. ان کے ساتھ ہمیں آپ نے ان کو ہمت دینی ہے، آپ نے ان سے اظہار افسوس نہیں کرنا. وی آر آل پارٹ آف یو جی. اور انشاءاللہ جتنی بھی زندگی ہے اس میں اوبیسلی کنٹریبیوٹ ہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ یو آر ڈائنگ جی، نیور سے ڈائی. آپ نے سسٹین کرنا ہے اور آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. گیم آن ہے.